नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो देश का सबसे बड़ा सियासी शो शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पावर सेंटर। सलमान की सुपारी लेने वाला पानीपत से गिरफ्तार हुआ, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। और उमर अब्दुल्ला की पार्टी के एक विधायक पर राष्ट्रगान के आरोप का क्यों लग रहा है राष्ट्रगान के खिलाफ आरोप, आपको बताएंगे। बिहार में शराबबंदी आखिर सांसबंदी कैसे हो गई, वो खबर भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने पहुंचाएंगे। तो पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान पर फायरिंग के मामले में पुलिस पूरी तरीके से अब मुस्तैद नजर आ रही है। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लॉरेंस की कस्टडी के लिए मुंबई पुलिस ने कोशिशें तेज कर दी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी दिल्ली आए थे। स्पेशल पुलिस कमिश्नर से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली आए थे। गुजरात की साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। मुंबई पुलिस की कोशिश है कि उसे कस्टडी में लें ताकि उससे और ज्यादा जानकारी मिल सके, पूछताछ कर सकें। आइए सूरज ओझा के पास मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। इसी मामले में कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। सूरज जी बिल्कुल, देखिए सीआरपीसी की धारा 268(1) होने की वजह से हमें साबरमती जेल में जो बंद है लॉरेंस बिश्नोई, इसकी कस्टडी मुंबई पुलिस को नहीं मिल पा रही है। और ये जो बार था वो अगस्त में एक्सपायर हो गया था, लेकिन जिस तरह की लॉरेंस बिश्नोई को भी एक थ्रेट होने की वजह से और तमाम लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ये जो बार था उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इसी वजह से अब मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं मिल रही है। देखिए, मामला अगर सलमान खान के घर पे फायरिंग का हो, सलमान खान की हत्या की साजिश रचना यानी नवी मुंबई पनवेल पुलिस का जो मामला हो, या फिर बाबा सिद्दीकी पर जो हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई, उस मामले में भी जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ली जाए। लेकिन कस्टडी किस मामले में ली जाए, वो मामला है सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई उस मामले में कस्टडी लेने की बात की जा रही है। और इसी वजह से मुंबई पुलिस की जो कोशिश है वो काफी तेज हो गई है और इसीलिए मुंबई पुलिस चलिए आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा सूरज, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, इसी मामले में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शार्प शूटर है सुखबीर उर्फ सुखा, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और लॉरेंस बिश्नोई ने इसी को सुपारी दी थी सलमान खान को मारने की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर मुंबई पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस के गुर्गे की गिरफ्तारी हो रही है, वहीं अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में सलमान खान की सुपारी लेने वाले बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर सुखबीर उर्फ सुखा को पानीपत से गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुखा पानीपत के रेलकला गांव का रहने वाला है। उसने सलमान खान को मारने की सुपारी ली थी। सुखा मुंबई में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में शामिल था। लॉरेंस गैंग के शूटर की मुंबई पुलिस को काफी वक्त से तलाश थी। सुखा की गिरफ्तारी की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल सलमान खान को मारने के इरादे से लॉरेंस के गुर्गे ने पनवेल फार्म हाउस की रेकी की। बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। उस समय पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस बीच पनवेल सिटी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सुखा फरार हो गया। पनवेल सिटी पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। शार्प शूटर सुखा बड़ा चालाक है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन कैसे पकड़ा गया देखिए। बुधवार को मुंबई पुलिस की एक टीम पानीपत पहुंची। पुलिस के पास सुखा की लाइव लोकेशन मौजूद थी, जिसके मुताबिक वो पानीपत के एक होटल में रुका था। यहां से शुरू होती है लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर सुखा की गिरफ्तारी की सीक्रेट प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने होटल के हर फ्लोर पर कई कमरे बुक किए। इसके बाद पानीपत के सेक्टर 29 थाना पुलिस को भी ऑपरेशन में शामिल किया। सूत्रों की माने तो आरोपी सुखा देर रात किसी लड़की से मिलने के लिए होटल के कमरे में पहुंचा। जिस कमरे के अंदर सुखा मौजूद था उस कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। लॉरेंस के शूटर सुखा को देखकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि उसके बाल और दाढ़ी बढ़े हुए थे। हुलिया मैच नहीं कर रहा था। सुखा शराब के नशे में था और ठीक से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन पूछताछ के बाद सुखा की पहचान होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
सुक्खा की गिरफ्तारी से सलमान खान की सुपारी लेने के मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से सलमान खान के मुंबई के घर के बाहर फायरिंग की गई और उनके पनवेल वाले फार्म हाउस की रैकी की गई, उस मामले में भी सुक्खा की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और अभिनेता सलमान खान की मर्डर की प्लानिंग के बारे में कई राज का पर्दाफाश हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की कोशिश मामले में पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी ली थी। आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-92 और M16 खरीदने की तैयारी में थे। आरोपी तुर्की मेड जिगना हथियार भी खरीदना चाहते थे। इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल से आरोपी सलमान खान की हत्या करना चाहते थे। पुलिस की चार्जशीट में बताया गया है कि अभिनेता सलमान खान को मारने की प्लानिंग अगस्त 2023 और अप्रैल 2024 के बीच में हुई थी। इस पूरी प्लानिंग में 60 से 70 लोग इन्वॉल्व थे, जो कि सलमान के हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। सलमान खान पर हमले के लिए पूरी ठोस प्लानिंग की गई। 18 साल से कम उम्र के लड़कों को हायर किया गया। सारे शूटर कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। फायरिंग करने के बाद आरोपियों का विदेश भागने का भी प्लान था। एक आरोपी सुक्खा ने पाकिस्तान के हथियार डीलर से सौदेबाजी भी कर ली थी। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया के एक विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की कॉल दी है। आपको बता दें कि मुंबई लंदन फ्लाइट ने दी है इमरजेंसी लैंडिंग की कॉल और लंदन एयरपोर्ट के ऊपर अभी यह विमान चक्कर लगा रहा है। तो इमरजेंसी लैंडिंग की कॉल दी गई है, यानी आपातकालीन स्थिति है। लंदन एयरपोर्ट के ऊपर अभी यह विमान चक्कर लगा रहा है। एक अपडेट आपको दे दें कि एयर इंडिया का यह विमान है जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की कॉल दी है। मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही जा रही है और उसके लिए बाकायदा कॉल दी गई है। अभी जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लंदन एयरपोर्ट के ऊपर यह विमान चक्कर लगा रहा है। बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इसी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। हरियाणा के कोने कोने से आए हजारों लोग पंचकुला के इस मैदान में नायब सरकार की शपथ के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके को यादगार बनाने के लिए पंचकुला पहुंचे थे। एक तरीके से देखें तो बीजेपी ने हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो मौजूद थे ही, एनडीए के सहयोगी दल भी इस मौके का गवाह बनने के लिए पहुंचे थे। वैसे हरियाणा की सैनी सरकार में परिवारवाद का बोलबाला देखने को मिला है। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने वाली श्रुति चौधरी ने 11वें नंबर पर शपथ ली। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अटेली से विधायक बनी आरती राव ने 12वें नंबर पर शपथ ली। नायब सिंह सैनी सरकार में ये 2 महिला मंत्री हैं। दोनों का कनेक्शन परिवारवादी पॉलिटिक्स से है। ये यूं कहें कि परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाने वाले इन 2 चेहरों को सरकार में शामिल किया गया। पहले बात श्रुति की करते हैं, जो राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी है। चुनाव से पहले किरण चौधरी बेटी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। श्रुति जाट समाज से आती है, पहले सांसद रह चुकी है। हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट पे बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली और उसका श्रेय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी टीम को जा रहा है। यही वजह कि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर नायब सिंह सैनी ने पहली बार विधायक बनी आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल किया। और नायब सैनी सरकार में सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट देखिए। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
नायब सरकार में कुल 13 मंत्री बनाए गए हैं। नायब सिंह सैनी को जोड़ लें तो कुल 5 गैर जाट ओबीसी। पक्षपात, अनुराग या द्वेष। राव नरबीर और आरती राव यादव जाति से हैं, जबकि राजेश नागर गुर्जर हैं। रणबीर गंगवा भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। इन पांचों के अलावा ओबीसी में जाट बिरादरी से महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी को मंत्री बनाया गया है। I, श्रुति चौधरी। पंजाबी समाज से अनिल विज को कैबिनेट में जगह मिली है तो अरविंद शर्मा और गौरव गौतम ब्राह्मण चेहरा है। राजपूत कोटे से श्याम सिंह राणा को जगह दी गई है। 2 दलित भी मंत्री बने हैं, इनमें कृष्ण बेदी और कृष्णलाल पवार हैं। अब खबर बिहार से है, जहां छपरा और सिवान में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की जान चली गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है बिहार में शराबबंदी लागू है। नीतीश सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन उसी बिहार में जहरीली शराब ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। छपरा और सिवान में शराब माफिया की मिलीभगत से धड़ल्ले से जहरीली शराब बिक रही थी। अब डीजीपी कह रहे हैं कि बड़ी चूक हुई है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, तभी यह घटना घटी है। जो भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि जेडीयू के लोग ही शराब की होम डिलीवरी करा रहे हैं। ये सत्ता संरक्षित, ये अपराधी माफिया, ये सरकार गिरोह चला रही है। ये शराबबंदी के नाम पर ये लोग खेल खेल रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। और चर्चित आईआरएस अधिकारी समीन वानखेड़े अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर सुर्खियों में आने वाले आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े अब महाराष्ट्र की राजनीति में ताल ठोकेंगे। उनके एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मुंबई की धारावी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2021 तक मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में जोनल डायरेक्टर के रूप में काम किया। वानखेड़े ड्रग्स तस्करों और उनके नेटवर्क पर छापा मारने और खुफिया ऑपरेशन करने में शामिल रहे। लेकिन आर्यन गिरफ्तारी कांड के बाद वानखेड़े 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोपों में घिर गए थे। धारावी विधानसभा सीट से मौजूदा कांग्रेस सांसद और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ विधायक हैं। इस सीट पर वर्षा गायकवाड़ अपनी बहन को कांग्रेस उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। फिलहाल चेन्नई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में वानखेड़े की तैनाती है और जल्द इस्तीफा देकर राजनीति में आएंगे। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां मदरसों में भी अब संस्कृत के श्लोक गूंजेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ चर्चा हो गई है और जल्द ही एमओयू साइन करने के बाद उत्तराखंड के सभी रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत प्राचीन है, यानी अरबी और संस्कृत ये दोनों प्राचीन भाषाएं हैं। संस्कृत पढ़ करके और अरबी पढ़ करके तो लोग आईएएस और आईपीएस का कैडर भी लेते हैं। मदरसों में सुधार की प्रक्रिया के तहत संस्कृत पढ़ाने का फैसला किया गया है। करीब 6 साल पहले मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने की मांग उठ चुकी है। प्रदेश में 416 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। पहले भाजपा सरकार तय करे उन्होंने मदरसे रखने हैं या नहीं रखने हैं। मुसलमान या इस्लाम किसी ज़बान के खिलाफ नहीं है। अगर वो संस्कृत की ज़बान पढ़ाना चाहते हैं तो पहले शिक्षकों की व्यवस्था करें। हालांकि संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया गया है। जो छात्र संस्कृत सीखना चाहेंगे वो इस विषय को चुन सकते हैं। बात बहराइच हिंसा की कर लेते हैं, जिसमें पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने नेपाल भाग रहे 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया, जिसमें दोनों को पुलिस की गोली लगी। स्ट्रेचर पर लेटे दोनों युवक बहराइच हिंसा केस के आरोपी हैं। एक का नाम है सरफराज, दूसरे का नाम है तालिब। पुलिस के मुताबिक दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर नेपाल सीमा के करीब हांडा बसेहरी नहर पर हुआ। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को पैर में गोली लगी है। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ये तस्वीर एनकाउंटर की ठीक बात की है। आरोपियों को 2 पुलिस कर्मियों ने पकड़ रखा है। उन्हें सड़क पर मौजूद पुलिस की गाड़ी तक लाया जा रहा है। इस दौरान दोनों आरोपी लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है,
क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है। इधर आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाए हैं। रुखसाना का आरोप है कि पुलिस एक दिन पहले सरफराज को उठा कर ले गई थी। कल 16 तारीख को मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। आरोपी सरफराज की बहन के दावे ने सियासत तेज कर दी है। एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। ये सरकार अपने कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों की हत्याएं करा रही है, फर्जी इनकाउंटर करा रही है। सियासत अपनी जगह। इधर पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ के बाद आरोपी सरफराज और तालिब के पास से हथियार बरामद हुए। ऐसे में पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोग जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द खत्म करने में जुटे हैं, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच हिंसा केस में अब तक पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस कह रही है कि जवाबी कार्रवाई में ये दोनों आरोपी घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले में जानकारी साझा की। जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद स्वराज और मोहम्मद तलीम है, के घायल हुए हैं। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है। इधर बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसे गोली लगते हुए देखा जा सकता है। बहराइच हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा को गोली लगते हुए नजर आ रहा है। छत पर झंडा लगाने के दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। गोली लगते ही रामगोपाल मिश्रा नीचे गिर गया। ये वीडियो 13 अक्टूबर का है, जिस दिन प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा भड़की थी। वहीं महाराजगंज में हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी सरफराज के सहयोगी दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दानिश नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस दानिश से पूछताछ करके हिंसा को लेकर कई खुलासे कर सकती है। दूसरी ओर बहराइच के महाराजगंज में हुए हिंसा के मामले में पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए। माहौल बिगाड़ने वालों, आगजनी, दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ कई संगीन धाराएं लगाई गई। और घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक राय। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं और इस पूरे मामले में जानते हैं और क्या अपडेट और क्या जानकारी उन्हें मिल पा रही है। विवेक, क्या पता चल रहा है एनकाउंटर को लेकर? अभी कुछ और सूचना अगर आपको मिल पाई हो। तो बिल्कुल, जो भी नई जानकारी निकल के सामने आई है उसमें जो पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि जब सरफराज और मोहम्मद तालिम उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने जो असलहा है वो कहां पर छुपाया है, और उसमें जो मुख्य असलहा जिसका प्रयोग किया गया था रामगोपाल मिश्रा को मारने में, उस असलहे के प्रयोग की जो बरामदगी है उसके लिए पुलिस उनको लेकर के जा रही थी। और उन्होंने जहां पर असलहा छुपाया था वहां लोडेड असलहा छुपाया था, और इसके अलावा एक अवैध असलहा भी वहीं पर उन्होंने छुपाया था। और इस दौरान जब पुलिस उनको वहां लेकर के जा रही थी तभी उन्होंने दौरान पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की है, जिसमें एक के बाएं पैर में और एक के दाएं पैर में जो गोली है वो लगी है। और उसके बाद जब पुलिस उनको सामने आया, जिसमें पुलिस उनसे ये कह रही है कि हम तुम्हें शरीफ समझ के यहाँ ले आए थे, लेकिन तुमने जो है हम पर क्यों फायरिंग की? तो उन्होंने कहा हम भागने की कोशिश करना चाहते थे। इस तरीके की बातें जो है वो भी वीडियो में निकल के सामने आ रही हैं। तो जो असलहे को ले कहीं ना ठीक है विवेक राय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और जहां पर घटना घटी वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, किस तरीके के हालात थे और कैसे इन्हें वहां से पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ।
अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की मुलाकात कई पत्रकारों से हुई है। इस दौरान कई प्रमुख बातों का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ का बड़ा बयान कि अब हमें हालात को बेहतर करना है। नवाज शरीफ ने कहा कि गिले शिकवे भुलाकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय पत्रकारों से मुलाकात के दौरान ये बातें कही नवाज शरीफ ने। मरियम नवाज भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहीं। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी वहां पर हैं। आशीष, और क्या बात हुई, क्या कुछ कहा नवाज शरीफ ने, क्या चाह रहे थे वो? देखिए, उनको तफसील से उन्होंने मुलाकात की। हम भारतीय पत्रकारों से कोई 10-11 जर्नलिस्ट थे जिनमें मैं भी शामिल था और बड़ी लंबी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें बोली। सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्वागत किया कि डॉक्टर जयशंकर आए और उसका उनके विजिट का पॉजिटिव आउटकम निकला। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी दौरा करें, लेकिन उन्होंने अपने पुराने एसोसिएशन को रिकलेक्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा जेस्चर दिखाया था जब उन्होंने उनको ओथ में बुलाया था और अचानक लाहौर पहुंचे थे। और उन्होंने कहा कि इन यादों को मैं सजो के रखता हूँ। बड़ी बात है कि इमरान खान को उन्होंने कंडेम किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनको अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उनकी जगह होता तो इस तरह के जबान का कतई इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने बड़ी बात ये कही नवाज शरीफ साहब ने, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है आगे बढ़ना चाहिए रिश्तों में, कैसे तब्दीली आ सकती है, अब आगे का भविष्य क्या देखते हैं, तब उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू पिक अप द थ्रेड फ्रॉम वेयर आई हैड लास्ट लेफ्ट। ये सवाल का जवाब उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया और उन्होंने कहा कि हमें पास्ट को अब पीछे छोड़ना चाहिए, पास्ट को बरी करके आगे बढ़ना चाहिए। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान अब कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़े इशारे वो कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेड हो चाहे बिजनेस हो, इन क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान के बीच अब आगे कारगर कदम उठाए जा सकते हैं। एक नई शुरुआत उन्होंने कहा कि न्यू बिगिनिंग हुई है डॉक्टर जयशंकर के आने पर। बड़े इशारे उन्होंने अपनी तरफ से किए। क्रिकेट को लेकर के उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे मन की बात कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम्स को इधर से भारत भेजना और भारत से पाकिस्तान न भेज करके हम किसका फायदा करते हैं, लोगों का नुकसान होता है। मैं चाहता हूँ कि चैंपियनशिप चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान मैं आपको कह सकता हूं कि उन्होंने इस बात का प्रबल इशारा किया है कि शायद बैक चैनल अब चीजें आगे बढ़ रही हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले दिनों में और कारगर कदम रिश्तों को सामान्य करने के लिए उठाए जाए। आशीष, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जिस तरीके से भारत सरकार ने कई मौकों पर यह बात साफ कर दी है, अभी एस जयशंकर ने भी ये बात कही थी कि जिसका लबो-लुबाब था कि गोली और बोली साथ नहीं। ऐसे में क्या कुछ खास संदेश, कुछ खास बात कहना चाह रहे थे नवाज शरीफ जब आप लोगों से बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे और भी सवाल पूछे। मैंने कश्मीर के हवाले से सवाल पूछा कि पाकिस्तान ने पोजीशन आर्टिकल 370 को लेकर के लिया हुआ है नवाज शरीफ, और आप जब कहते हैं कि 370 और आप जब कहते हैं कि पास्ट को हमें पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, अब क्या उस पोजीशन पे पाकिस्तान अपने कदम वापस खींचता है? उन्होंने कहा कि अभी इन बातों को हमें करना भी नहीं चाहिए, इनको डाउन प्ले करें और आगे भविष्य की तरफ देखें। उन्होंने बार-बार ये इशारा किया कि जी, जैसा मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा कि एक नई बिगनिंग हुई है, नई शुरुआत। चलिए, शुक्रिया आशीष, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक नई शुरुआत की बात पिछली बातों को भुलाकर करने के लिए कह रहे हैं नवाज शरीफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।